हेलो एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं आज से बायोस्टैटिस्टिक्स। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो बातें करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सो बेसिकली बायो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। अब आपको बायो का मतलब तो पता ही है, बायोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स डिफाइन कैसे करोगे? हालांकि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर लिख के आने वाली बात है नहीं, और अगर लिख के भी आओगे तो उतना ज्यादा आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। बट खैर, एक अपन लेगेसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। बायो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है? जब भी आप किसी भी बात को साबित करना चाहते हैं, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करके उसके रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बात साबित करने के लिए या आपको कोई रिजल्ट लाने के लिए बहुत सारे सैंपल्स को चेक करना होता है। हर सैंपल से आपको जो डेटा मिलता है, उस डेटा को यूज करते हुए आपको कंक्लूड करना पड़ता है। अब कभी कभी वो डेटा आपको एवरेज के रूप में प्रेजेंट करने होते हैं कि भाई लेट्स से कि किसी क्लास के अंदर हाइट है वो सबकी अलग अलग है और एवरेज हाइट इतनी है। कभी कभी आपको वही डेटा है वो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। कभी कभी आपको उस डेटा को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। कभी आपको दो डेटा के अंदर डिफरेंस बताना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के सैंपल्स को चेक करके अपने रिजल्ट्स को डेटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरी प्रैक्टिस का नाम बायोस्टैटिस्टिक्स है। मतलब अगर बायोलॉजी में की जाए तो बायोस्टैटिस्टिक्स है, वरना स्टैटिकल डाटा बोल देते हैं या स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेशन of facts and numbers, facts and numbers in biology। तो इसे हम कहेंगे बायो स्टैटिस्टिक्स, एक चीज। दूसरा एक टर्म है, इसे हम डिफाइन करते हैं। डेटा क्या होता है? एक और चीज बता देता हूं छोटी सी। डेटा जो ये लिखा है मैंने, ये एक वचन भी है, ये बहुवचन भी है। कभी कभी अपन बोलते टाइम बोल देते हैं डाटाज। डाटाज नहीं होता या डेटाज नहीं होता। ये अपने आप में एक वचन भी है, ये बहुवचन भी है। डेटा, डेटा क्या होता है? तो अब देखो, डिफाइन करने वाली वही बात है कि भाई ये ऐसे शब्दों को क्या डिफाइन करें। अपन अच्छे से समझ पा रहे हैं कि डेटा क्या होता है, बट फिर भी चलो एक सब्जेक्ट के अनुसार बात करते हैं। डेटा का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, और किसी भी चीज की हो सकती है वो। हाइट के हिसाब से ले तो हाइट की क्या वैल्यू है, वजन के हिसाब से ले तो वजन की क्या वैल्यू है। किसी गांव के अंदर अपन या किसी भी जगह पे जनगणना करते हैं तो प्रत्येक घर में मेंबर्स का नंबर क्या है, वो एक वैल्यू है। तो डेटा बेसिकली एक वैल्यू होती है किसी भी सैंपल की। वैल्यू, और वो भी नंबर्स में बात की जाए तो ज्यादा बेटर है, ऑफ ए सैंपल। डेटा है वो वर्ड्स में भी हो सकते हैं, बट अपन बायोस्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में चलेगा यहां पे। सो डेटा का मतलब हो गया कोई वैल्यू।
अब यहां से एक नया शब्द आया, सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल, तो सैंपल का मीनिंग, आपको जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पूरा का पूरा पॉपुलेशन मान लीजिए या पूरा का पूरा जो कलेक्शन है उसे स्टडी ना करके उसके छोटे छोटे फ्रैक्शंस को स्टडी करोगे। अब आपको यह कहा जाए कि भाई ब्लड ग्रुप चेक करना है, तो क्या आप धरती पे रहने वाले सभी इंसानों के ब्लड ग्रुप चेक करोगे? आप कुछ सेलेक्ट कर लोगे, अब वो चाहे लाखों में सेलेक्ट करना पड़े वो बात अलग है। तो डेटा सैंपल का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन। फ्रैक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा, उसे हम सैंपल कहते हैं। एक टर्म और आता है वेरिएबल। वेरिएबल के दो मीनिंग है। क्या है? वेरिएबल का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल जो होता है, चाहे वो इंडिविजुअल आदमी हो या इंडिविजुअल कोई जानवर हो, कोई मछली है, कोई पेड़ है, कोई घर है, कोई भी चीज इंडिविजुअल, उसकी क्या वैल्यू है। मान लो आप मछली की बात कर रहे हो, तो मछली में आप वजन नाप रहे हो या हाइट नाप रहे हो या लेंथ नाप रहे हो, तो मछली का वजन है, उसे हम वेरिएबल, एक मछली का वजन, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यहां पे क्या हो सकता है? वन ह्यूमन, वन फिश, वन ट्री, वन हाउस, मतलब कुछ भी एक, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल। और वैल्यू यहां पे किस में चीज ली सकती है? जैसे मान लो ह्यूमन है, तो ह्यूमन की आप हाइट लेना चाहते हो, तो एक इंसान की हाइट क्या है, वो हो गया उसका वेरिएबल। एक मछली का वजन कितना है, एक ट्री के ऊपर नंबर ऑफ फ्रूट कितना है, समझ रहे हो, और एक घर में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो इसे हम वैल्यू कह देते हैं। अब चूंकि हमने क्या किया, यहां पे एक इंडिविजुअल की वैल्यू ली है, तो गारंटी की बात है कि किसी भी दूसरे इंडिविजुअल की वैल्यू को चेक करोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसी कारण इस वैल्यू का नाम वेरिएबल रखा गया है। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहां पे कि वैल्यू वेराइज फ्रॉम वन टू अदर ऑर्गेनिज्म या अदर इंडिविजुअल। वैल्यू varies among individuals। इंडिविजुअल्स में चेक करोगे तो वैल्यूज है वो वेरी करेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो ये हुआ अपने पास में एक बार दो तीन बातें छोटी मोटी। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन। The next part is collection of data। collection of data। डेटा का क्या कलेक्शन, मतलब कलेक्शन कैसे करोगे? कलेक्शन करने के कई सारे तरीके हैं। अब उम्मीद है कि इतना छोटा सवाल, इतना सिंपल सा सवाल नहीं आना चाहिए एग्जाम के अंदर, आएगा भी नहीं पक्का।
तो अपन ओरली बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इसी में सारी चीज समझ जाओगे, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। आपको डेटा का कलेक्शन करना है। तो आपके पास में देखो टोटल 7 तरीके हैं कलेक्शन करने के। पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां आपको वैसा कुछ भी नहीं करना एग्जाम के अंदर कि आपको डिफरेंस यहां समझने की जरूरत है या कोई दिक्कत आए। एकदम अपन बात करेंगे ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या है? आपको टास्क ये दिया जाता है कि आपको एक क्लास है और उस क्लास में सभी बच्चे हैं, उनके आपको मार्क्स पता करने हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में कितने कितने आए। ठीक है, पहला ऑप्शन, हर बच्चे के पास जाइए और हर बच्चे से उसके मार्क्स पूछिए। इसे कहेंगे पर्सनल इंटरव्यू। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू समझ में आया क्या होता है? दूसरा, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ? चलो, मार्क्स पूछने में तो कोई मैथमेटिक्स का यूज नहीं करना पड़ा, लेकिन कहीं मान लो कुछ निकाल के आपको बताने की जरूरत पड़े, तो वो प्रैक्टिस ना की जाए, ऐसे ही पूछ ले। मान लीजिए कि ये कहा जाए कि भाई आपके सभी पेपर्स में टोटल मार्क्स जो बने हैं उसका एवरेज कितना है, एवरेज निकालना आपको। तो अब एक तो आप एग्जैक्ट निकाल के बताओ कि भाई ये पर्टिकुलर जो है वो एवरेज होता है, या फिर आपको ऐसे ही बोल दे कि भाई एक बार लमसम बता दो इतना बना है। तो आप बोलोगे भाई 200 में से इतने एक मार्क्स बने हैं या 600 में से इतने एक मार्क्स बने हैं। तो ये हो गया ओरल इंटरव्यू इनडायरेक्ट, जहां आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है और आप एक को अंदाजा लगा के एवरेज टाइप का आंसर देना होता है। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा है थ्रो कोरेस्पोंडेंट्स। कोरेस्पोंडेंट्स का मतलब हो गया आपको कंपेयर करके हुए बताना है। डेटा कलेक्ट करना है लेकिन वो कंपेयर करते हुए करना है। पहले स्टूडेंट के मार्क्स है, उससे दूसरे के मार्क्स इतने कम है या इतने ज्यादा है, दूसरे के मार्क्स तीसरे से इतने कम है या इतने ज्यादा है, तो वो एक कोरेस्पोंडिंग डेटा हो गया। ये एक तरीका है। चौथा तरीका, क्वेश्चनरिंग कर सकते हैं आप। क्वेश्चनरी के अंदर क्या होगा, आपको सवाल करने हैं और जो सामने वाला जवाब देगा वो आपके डेटा बन जाएंगे। लेट से कि कोई किसी यात्रा से आया है, किसी मतलब कोई जगह से प्रैक्टिकल करके आया, घूम के आया, आप उसको सामने बिठा के पूछोगे बताओ एरिया कितना बड़ा था, वो कहेगा भाई 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। ठीक है, बताओ उसके अंदर कितने शेर थे, वो बताएगा भाई लगभग 20 शेर थे वहां पे। आप पूछोगे बताओ हिरण कितने थे, हाथी कितने थे। तो आप क्या कर रहे हो, आपको जो डेटा चाहिए वो आप उससे क्वेश्चन आंसर कर करके दे रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। तो ये भी एक तरीका हो गया डेटा कलेक्ट करने का। एक और तरीका, कभी कभी कुछ ऐसा भी कंडीशन आ जाती है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, लेबोरेटरी वाले काम सारे के सारे, या फिर फील्ड में भी जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ सकते हैं। जब हम क्वाड्रेट स्टडी करते हैं तो क्वाड्रेट स्टडी के अंदर हम फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वो एक और तरीका। नेक्स्ट, सेंसस, गणना करके भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। और लास्ट तरीका है सैंपलिंग।
हम हर एक इंडिविजुअल को चेक नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा सैंपल में लेकर के इंडिविजुअल्स को चेक कर लिया जाए, तो उसे हम कहते हैं सैंपलिंग। तो ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे किया जाता है। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ है ना समझने की, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल सा ऐसे ही काम करना होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं एक बार अपन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कितने तरीके से कर सकते हैं क्लासिफिकेशन अपन? जरूरत के अनुसार क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कभी कभी हमें एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना होता है कि किस एरिया के अंदर कितना डाटा है हमारे पास में, जो हम कुछ भी अगर नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके अनुसार हम एरिया के बेसिस पे कर सकते हैं। हम टाइम के बेसिस पे भी तो कर सकते हैं। 2005 के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी, 2000 में कितनी थी, 1990 में कितनी थी, तो उसे क्रॉनिकल कलेक्शन कहते हैं अपन, या क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक एक बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको ये तो करने की जरूरत नहीं है कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैं लिख के दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम नेम ऑफ एरिया की बात करें, लेट्स से कि जयपुर, लेट्स से दूसरा दिल्ली, तीसरा सपोज पुणे, चौथा सपोज लेट्स से हैदराबाद। ठीक है, और इस एरिया के साथ में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर ले। ह्यूमन पॉपुलेशन अब जयपुर की कितनी है, दिल्ली की कितनी है, पुणे की कितनी है, हैदराबाद की कितनी है, मुझे नहीं पता। सो मैं बस सिंपल सा आपको एक तरीका बता रहा हूं कि भाई ऐसे किया जाएगा ये काम। दूसरा तरीका है क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन। क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी, किस समय पर क्या हुआ, तो लेट्स से ईयर और पॉपुलेशन, एक ही एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। सपोज 1990 में कितनी पॉपुलेशन थी, फिर उसके बाद में 1995 में कितनी थी, 2000 में कितनी थी, 2005 में कितनी थी, और उनके अनुसार आप एक टेबल तैयार कर लो, तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिकल क्लासिफिकेशन। ये हो गया अपना टाइम के आधार पे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जब आपको कोई क्वालिटी पता चले किसी चीज के अंदर, क्वालिटी, जैसे आप सपोज करिए कि ह्यूमंस है और उनका नंबर है किसी क्लास में, मान लो किसी स्कूल में, किसी गांव में, एक बार कुछ भी इमेजिन करो। अब इन ह्यूमंस के अंदर से मेल्स कितने हैं
और फीमेल्स कितनी है। तो मेल और फीमेल एक तरीके की क्वालिटी हो गई। दूसरा देखो, कोई मान लो फ्रूट का ट्री है, अब इसमें से राइप फ्रूट कितने हैं और अनराइप फ्रूट कितने हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक क्वालिटी हो गई ना कि फ्रूट पका हुआ है कि पका हुआ नहीं है। इसे कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जहां क्वांटिटी का पता चले, जैसे ऊपर वाली टेबल के अंदर अगर हम नंबर भी ले रहे हैं तो नंबर एक क्वांटिटी होती है, तो वो क्वांटिटेटिव के एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। लेट्स से क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेट ऑफ 5 फिशेस इन ए पॉन्ड। अब हमने क्या किया, यहां से फिशेस के बारे में उनके सेक्स को हटा दिया कि 5 में से कितनी मेल है कितनी फीमेल है। हमको पांचों फिश का वजन करना है, तो हमने ऐसा काम कर लिया कि एक तरफ तो सीरियल नंबर ले लिया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, जहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पहली वाली फिश मेल है या फीमेल है, दूसरी वाली फिश मेल है या फीमेल है, तीसरी वाली फिश मेल है या फीमेल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उनका जो वजन है ग्राम्स के अंदर, अब कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे पहली का 10 ग्राम है, दूसरी का 8 है, किसी का 7 है, किसी का 9 है, किसी का 12 ग्राम है, ऐसे करके। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी हमें पता चल रही है यहां पे। नेक्स्ट, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप क्लासिफिकेशन को थोड़ा और बेटर, क्लियर और कॉम्प्लेक्स कर देते हो, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन, तो उसे हम कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। कैसे, देखो, जैसे आपके लेट्स सपोज एक क्लासरूम है, अब मैं वही एग्जांपल्स ले रहा हूं जो मुझे सामने किताब में दिख रहे हैं, और बाकी आप सोचते रहिएगा इस तरीके से। लेट्स एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के स्टूडेंट्स को आपको क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो आप ऐसे तो 2 ही ग्रुप बना सकते हो, ये सारे नॉन वेजिटेरियन, ये सारे वेजिटेरियन, ऐसे करके। अब आपके दिमाग में ये रहा कि नहीं, थोड़ा सा बेटर करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा बट क्लियरली पता चलेगा कुछ चीजों का। तो आप एक काम करोगे, क्या करोगे काम, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को डिवाइड करो, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मेल्स एंड फीमेल्स कितने हैं वो डिवाइड करो। दूसरा, इन मेल्स और फीमेल्स में भी आप एक बार ये डिवाइड करो कि कितने मेल्स हैं वो रूरल एरिया के हैं और कितने मेल्स हैं वो अर्बन एरिया के हैं।
उसी प्रकार से फीमेल्स में कितनी फीमेल्स हैं जो रूरल एरिया की है और कितनी फीमेल्स है जो अर्बन एरिया की है। तो थोड़ा सा और क्वालिफिकेशन मतलब थोड़ा क्लासिफिकेशन बढ़ गया हमारा, बट चलो कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब आप ये डिसाइड करो कि इनमें से कितने वेजिटेरियन हैं और कितने नॉन वेजिटेरियन है। लेट्स से ऐसे ही लिख रहा हूं मैं 5 7 6 4 2 3 1 5 ऐसे ही। तो कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने आए? आप इनको वैसे भी कर सकते थे सीधा कि नॉन वेजिटेरियन कितने हैं और वेजिटेरियन कितने हैं, और आपने ऐसे सही लगा आपको ऐसे कर लिया। तो वो तो आपकी मर्जी है भाई, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अपने को अल्टीमेटली क्या चाहिए? एक क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा चाहिए होता है। तो ये हुआ हमारे पास में क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद में अपन आते हैं सीरीज के ऊपर। टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज का मतलब होता है अरेंजमेंट, डेटा को अरेंज करना है। अब वो अरेंज कैसे करे, डिपेंड करेगा डेटा कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे। पहला है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, जब सारे डेटा को इंडिविजुअली लिखा जाता है, भले ही वो डेटा रिपीट हो रहा हो, पर हम उसे इंडिविजुअली लिखेंगे। ऑल डेटा रिटन इंडिविजुअली, सारे डेटा को इंडिविजुअली रिटर्न किया जाता है। जैसे ऐसे समझो कि एक तरफ अपन सीरियल नंबर की बात कर लेते हैं, जिसमें 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सीरियल नंबर हो गया। और इधर अपन लिख लेते हैं वेट इन ग्राम। हो सकता है मछलियों का वजन हो, तो जैसे कोई मछली 4 ग्राम की है, कोई 3 ग्राम की है, फिर ये भी 4 ग्राम की है, कोई 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 3 है, 8 है, 9 है, ऐसे करके। तो यहां देखिए आप 4 ग्राम 3 बार रिपीट हो रहा है, पर फिर भी हमने सबको अलग अलग लिखा। इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज खुद 2 टाइप की होती है। कौन सी? या तो आप वजन को घटते हुए क्रम में लिख लो, सबसे पहले सबसे ज्यादा वजन 9 ग्राम 8 ग्राम 7 ग्राम 6 ग्राम 5 ग्राम 4 ग्राम 3 ग्राम ऐसे करके, या आप बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। तो उसके अकॉर्डिंग या तो ये असेंडिंग हो जाएगी या ये डिसेंडिंग हो जाएगी। तो आपको ये तो कोई पूछने वाला है नहीं है, बस थोड़ा समझ में आना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज का मीनिंग क्या होता है कि जब हर डेटा को लिखा जाए तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज है इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, इसका मतलब होता है जब डेटा ग्रुप के अंदर दिया हो, जैसे यहां 3 मछलियों का वजन 4 ग्राम है, तो अगर हम ये लिख दें कि भाई 3 मछलियां 4 ग्राम की है, तो उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। डेटा गिवन इन ग्रुप्स, एक चीज डेटा जो है वो ग्रुप में दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि इसे हम डिसकंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल वेट हो जाएगा यहां तो ग्राम में, जैसे कोई 3 ग्राम का है, कोई 4 ग्राम का है, कोई 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और इसके बाद में नंबर ऑफ फिशेस, जैसे एक ही मछली है जिसका वजन 3 ग्राम है, 3 मछलियां हैं जिसका वजन 4 ग्राम है, 2 मछलियां या एक मछली, 2, 1, 1, 1 ऐसे करके, तो किसका वजन कितना है उसके अनुसार यहां पर लिखा हुआ है। तो यह है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के बाद में कंटिन्यूअस सीरीज, तीसरी। कंटिन्यूअस सीरीज, तो क्या करना है यहां पर ना अपन इंटरवल के अंदर डाटा लेंगे। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्राम है, तो इनको इतनी बार लिखने की जरूरत क्यों है? ऐसे लिख दे 3 ग्राम से 9 ग्राम वाले सारे, फिर उसके बाद में 10 ग्राम से 20 ग्राम वाले, ऐसे करके। तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या किया जाता है, डेटा को प्रेजेंट किया जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो अपन लिखे वेट 0 से 10 ग्राम, वेट इन ग्राम है ये। फिर उसके बाद में 11 से 20 ग्राम, 21 से 30 ग्राम, ऐसे करके। और इधर अपन लिख लेते हैं नंबर ऑफ फिशेस, नंबर ऑफ फिशेस। तो ये हुआ अपने पास में तरीका कि भाई इसमें 5 फिश ऐसी हैं जिनका वजन है वो 0 से 10 ग्राम के बीच में है। अब कितना वजन है वो नहीं, बस 5 का वजन 10 ग्राम तक का है। लेट्स से कि 4 मछलियां ऐसी हैं जिनका वजन इस रेंज में है, 2 मछलियां ऐसी हैं जो वजन में भारी है, वो 21 से 30 ग्राम तक के रेंज में आती है। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जब हम डेटा को क्या कर रहे हैं, क्लास इंटरवल्स के अंदर लिख रहे हैं। तो ये एक और चीज हो गई। अब आते हैं अपन टेबुलेशन के ऊपर, टेबल्स बनाना। टेबुलेशन, टेबुलेशन का मीनिंग है कि डेटा को एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर अरेंज करना। जैसे अपन ने अभी सीरीज बनाई थी ना, वैसे ही है, बस अब इनको अपन टेबल बोलेंगे। तो टेबल में क्या किया जाता है, देखो, एक होती है सिंपल टेबल, सिंपल टेबल, ऐसी टेबल जिसमें एक बार में एक तरीके का ही कैरेक्टरिस्टिक लिया जाता है। वजन ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, कुछ भी हो, बस एक चीज हो। तो ओनली वन कैरेक्टर इज शोन, केवल एक कैरेक्टर शो किया जाता है, तो उसे हम सिंपल टेबल कहते हैं। तो ये हुआ सिंपल टेबल का कैरेक्टर। जैसे मार्क्स ले लिए, किसी के 0 से 5 नंबर आए, किसी के 5 से 10 नंबर आए, किसी के 10 से 15 नंबर आए। अब इसको आप कंटिन्यूअस सीरीज भी बोल सकते हो। 20 से 25, 25 से 30, ठीक है। और इधर नंबर ऑफ
कितने कितने नंबर है, मतलब 0 से 5 2 स्टूडेंट्स के आए, 5 से 10 है वो 5 के आए, 10 से 15 है वो 10 के आए। ये ऐसे मैं रैंडमली ऐसे लिख रहा हूं तो इसे कहते हैं सिंपल टेबल। अब कॉम्प्लेक्स टेबल में अपन क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने मैनीफोल्ड डाटा बताए थे ना, ये वही है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने हैं, ठीक है, मार्क्स पता करने हैं। लेकिन हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मेल फीमेल में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया मतलब, या बॉयज गर्ल्स में ब्रेक कर दिया। अब आप यहां पे मार्क्स चाहे जितने लिख सकते हो, कि जैसे 0 से 10 किसके आए और 10 से 20 किसके आए, और फिर आप जो नंबर लिखना चाहें यहां लिख सकते हैं। तो इस तरीके की जो टेबल बनेगी उस टेबल को अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल को थोड़ा और भी आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, मेल फीमेल्स हैं उनके बाद में सब्जेक्ट और ऐड कर दो, हिंदी में कितने आए, मैथ में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, ऐसे करके। तो उतना अपने को जाना नहीं है, कॉम्प्लेक्स टेबल का मीनिंग समझ में आना चाहिए अपने को, और शायद वो आ गया। नेक्स्ट देखो, बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, आपको रिपीटेशन को काउंट करना है कितनी बार आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीट होना बार बार, और वो कितनों में रिपीट है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होगा, एक तो होता है विदाउट इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल के अंदर अपन इंडिविजुअली सारे ही फ्रीक्वेंसीज लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 0 से 10, 10 से 15, ऐसे नहीं। तो जैसे एक डेटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं आपको, एक डेटा दिया हुआ है, ये है वेट ऑफ 30 फिशेस, 30 मछलियों का वजन है। अभी मैं लिख लेता हूं फटाफट इसको, एक देखो, जैसे 1 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम, 6 ग्राम, 9 ग्राम, 4, 2, 3, 2, 3, फिर उसके बाद सपोज 5, 1, 4, 6, 7, फिर उसके बाद में 3, 2, 2, 4, 6, एक कितने हो गए, 4, 3, 6, 6, 9, और फिर लेट से 9, 5, 3, 1, 2, ये हो गए 30 मछलियों का वजन ग्राम्स के अंदर, वेट ऑफ 30 फिशेज इन ग्राम्स। अब आपको एक टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट क्लास इंटरवल की बनानी है। तो एक तरफ लेना पड़ेगा वेट, वजन लेना पड़ेगा। जैसे सबसे कम वजन मुझे 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं कितना क्या है। अब उनको हम टैली करेंगे, टैलीज,
और ये काम आप लोगों ने किया हुआ है, अपन जब कॉलेज में पढ़ा करते थे या स्कूल में भी अगर हुआ था ये, तो अपन ये आराम से कर लेते थे। क्या करना है देखो, और फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इनकी। तो आप ये देखो, एक कितनी बार आ रहा है, एक आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो अपन ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4। तो एक है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 1 ग्राम 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 ग्राम वजन 4 बार रिपीट हो रहा है। 2 ग्राम कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और फिर इसको ऐसे काट देते हैं, ये 5 बार हो गया। फिर 3 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बार हो गया। 4 ग्राम कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बार हो रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो 1 2 3, ये 3 बार हो रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 1, सिर्फ 1 बार आ रहा है, 1। 8 शायद लिखा नहीं मैंने, 0, ये 0 बार आ रहा है, तो इसको हटा भी देंगे बाद में अपन। 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, ये 3 बार आ रहा है। तो देखो इसको अपन बोलते हैं विदाउट क्लास इंटरवल्स। अब ना हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, बस बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी टोटल 30 आनी चाहिए। जब 30 को हमने चेक किया है तो इनका टोटल है वो 30 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर है तो बढ़िया बात है, नहीं तो हो सकता है मुझसे कोई एक आधा इधर उधर रह गया होगा। तो ये हो गया विदाउट क्लास इंटरवल्स। अब करते हैं अपन बात विद क्लास इंटरवल्स की। विद क्लास इंटरवल्स, तो विद क्लास इंटरवल्स के अंदर क्या करना है, डेटा चलो मैं वही मान लेता हूं कि जो पिछला वाला डेटा था, एग्जाम्पल वही है, वेट ऑफ 30 फिशेस इन ग्राम्स। अब यदि मैं वही डेटा मानूं तो मैं कुछ क्लास बना दूंगा ऐसे ही, जैसे मान लो 0 से 2 ग्राम तक की एक क्लास, फिर 3 से 5 ग्राम तक की एक क्लास, फिर 6 से 8 ग्राम तक की एक क्लास, फिर 9 से 10 ग्राम तक की एक क्लास। अब उसके बाद में नंबर ऑफ फिशेस देखो, 1 से 2 के बीच में कितना है, तो मुझे 1 और 2 में 5 और 4 9 दिखाई दे रहे हैं, 9 तो यहीं आ जाएंगे। फिर 3 से 5 में कितना है, 3 से लेके 5 तक में 5 4 9 3 12, 12 यहां पे आ जाएंगी मछलियां। और फिर उसके बाद में 6 से 8 कितना है, 6 7 8 में देखो, 6 में 5 और 1 6 और 0, तो ये 6 के 6 आ जाएंगे। और फिर 9 से इसमें कितना है, 3 है, ये भी शायद 30, तो मतलब ये भी 30 होना चाहिए। कितना बैठ रहा है, ये गड़बड़ बैठ रहा है, ये 9 2 11, 11 और 6 17 और 3, हाँ ठीक है 30 सही है। तो इस तरीके से अपन को 2 तरीके की टेबल बनानी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, तो उसके लिए अपने को चेक करना है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये पता ही है कि 2D ग्राफ लेने होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। अब ग्राफ में अपन को पहले जो टाइप का ग्राफ है उसे कहते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर सीरीज वाला डेटा लेना है। जैसे वजन ले लिया अपन ने, हमको यह पता चल गया है कि किसका कितना क्या वजन है, तो एक तरफ टाइम लेंगे और दूसरी तरफ सीरीज डाटा लेंगे अपन, लेट्स से नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और ये टाइम मान लो ईयर्स में है, कुछ भी ले सकते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा है यहां पे। मंथ्स में ले सकते हो, फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, या कोई साल ले लो 1990, 91, 92 ऐसे करके कुछ भी। तो इसमें क्या करना है अपने को, जैसा भी डाटा है कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, ऐसे करके इसे हम कहते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं है, मतलब ये अपने एग्जाम के अंदर ऐसा कोई स्पेशल चीज इसके ऊपर नहीं आएगा, जहां आएगा वहां मैं बता दूंगा ना आपको। तो एक तो ये है। दूसरे टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो होते हैं 2 और मोर वेरिएबल्स। दो से ज्यादा वेरिएबल के साथ ग्राफ। 2 और मोर वेरिएबल्स के अंदर क्या किया जाएगा कि भाई 2-3 ग्रुप के डेटा एक साथ लिए जाएंगे। जैसे मान लो 4 तरीके की फसल है, गेहूं, चावल, मक्का, दाल, ऐसे 4, और हर साल उन चारों फसलों के डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसे कहते हैं 2 और मोर वेरिएबल्स। जैसे ये है ईयर्स, लेट से 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 ऐसे करके। और लेट सपोज कि ये वैल्यूज है या भाव है कि किस भाव में ये बिके थे, प्राइसेस। अब मान लो कि गेहूं की प्राइस है वो 1985 में 80 में इतनी थी, फिर उसके बाद में जो है वो थोड़ी बढ़ गई, फिर थोड़ी घट गई, फिर बढ़ गई, फिर स्टेबल थी, फिर बढ़ गई, आज थोड़ी सी और बढ़ी हुई है, ऐसे करके। तो ये वीट का ग्राफ आ गया। उसी प्रकार राइस का हम अलग कलर से भी बना सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन ऐसे करके कैसे भी राइस का दाम है वो ऐसे बढ़ता घटता बढ़ता घटता ऐसे है। पल्सेस की बात करें अपन, तो पल्सेस है वो हमेशा से ही ज्यादा रही है, महंगी रही है थोड़ी, ऐसे करके। तो जब इस तरीके के डेटा लिए जाते हैं तो अपन इनको कहते हैं 2 और मोर वेरिएबल डेटा, एक चीज। तो ये हो गया अपने पास में 2 या ज्यादा वैल्यू वाले ग्राफ। अब अपन ग्राफ के अंदर एक टाइप के ग्राफ की बात करते हैं, इन्हें कहते हैं हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स, देखो हिस्टोग्राम्स क्या है। अगर आप ऐसे वर्टिकल खड़े रेक्टेंगल से ग्राफ बनाते हो तो उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। वर्टिकल रेक्टेंगल ग्राफ। इसमें पता है आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ग्राफ की चौड़ाई और ग्राफ की ऊंचाई दोनों इंपॉर्टेंट होती है। लेंथ एंड विड्थ
both are according to frequency, दोनों फ्रीक्वेंसी के अनुसार होती है। अपन अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। सपोज करो कि यहां इस एक्सिस पे लिखेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, 0 से 10 नंबर, 10 से 20 नंबर, 20 से 30 नंबर, 30 से 40 नंबर, 40 से 50 नंबर, सपोज एक बार। और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट। अब देखना, यदि मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं तो इस ग्राफ की ऊंचाई 5 तक जा रही है, इसका मतलब ये 5 स्टूडेंट्स हैं, और इसकी चौड़ाई 10 तक जा रही है, इसका मतलब यहां पर 0 से 10 तक नंबर आ रखे हैं इनके। दोनों चीजें मैटर कर रही है ना। जैसे सपोज करो कि मैं अगला ग्राफ ऐसे बना देता हूं, पंद्रह स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स हैं वो 10 से 20 के बीच में आ रहे हैं। चौड़ाई भी मैटर कर रही है और ऊंचाई है वो भी मैटर कर रही है। तो इसको मैं बोलूंगा हिस्टोग्राम। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, मेरे पास में स्केल नहीं है सीधा ग्राफ बनाने की। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आई। यहां दोनों चीजें मैटर कर रही हैं, तो हम इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें क्या करते हैं कि जो हिस्टोग्राम है उनके मिड पॉइंट्स को, मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम आर कनेक्टेड विथ लाइन। उनको लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आपको मैंने वैसे तो बता ही दिया हिस्टोग्राम क्या है। 0 से 10 सपोज, दस से 20, 20 से 30, सपोज कोई आया होगा डाटा 30 से 40 का, 40 से 50 का, ऐसे कुछ होगा। ये इन सबके मिड पॉइंट को पकड़ो सबसे पहले। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को लाइन से मिला दो, जैसी भी है। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ हो गया अपने पास में। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम किसे कहते हैं? जब हमको वर्टिकल लाइंस खींचनी है, खाली वर्टिकल लाइंस अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अनुसार वर्टिकल लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई 5 या 4 सब्जियां हैं, लेट्स से अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम और पोटैटो। एक बार जो समझा रहा हूं वो समझ लेना है ना। और इन सब्जियों के भाव है
वो दे रखे हैं प्राइसेस। ऑनियन है वो 30 रुपए किलो है, तो ये 30 के हिसाब से ये लाइन खींच दी। टोमेटो है लेट से वो 25 रुपए किलो है, तो ये एक बार सपोज करो ये 25 के हिसाब से लाइन आ गई। कैप्सिकम है वो 35 रुपए किलो है, तो ये लेट सपोज 35 के अनुसार आ गई। आलू है वो बेचारे 10 रुपए किलो है, तो ये 10 के अनुसार लाइन आ गई। तो इस हिसाब से ये लाइंस का ग्राफ बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन डायग्राम। अब इस लाइन डायग्राम को ही हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के अंदर एक ही डिफरेंस है, यहां पर भी वर्टिकल रेक्टेंगल्स होते हैं। वर्टिकल रेक्टेंगल्स, लेकिन यहां पे विड्थ मैटर नहीं करती, ओनली हाइट मैटर करती है। ओनली हाइट मैटर्स। width doesn't matter। फॉर एग्जाम्पल पीछे वाले ग्राफ को, लाइन ग्राफ को ही मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, जैसे ये तो हो गई प्राइसेस, 35 रुपए किलो है, कोई 30 रुपए किलो है, कोई 25 रुपए किलो है, लेट से कोई 20 रुपए किलो है। और सपोज वही अनियन हो गया, टोमेटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, और लेट से ये पोटैटो हो गया। और इस बार अपन ने क्या किया, इनके ऐसे बार बना दिए। अब इसमें जो विड्थ है, चौड़ाई, वो कोई मतलब की नहीं है, बट हाँ 30 तक हाइट जा रही है ना, वो मतलब की है। टोमेटो जैसे सपोज 25 रुपए किलो है, तो इसको ऐसे बना दिया, ये 25 रुपए किलो का हो गया। कैप्सिकम लेट से 35 रुपए किलो है, और लेट सपोज कि आलू अब 20 रुपए किलो हो गए। तो ये बार डायग्राम कहलाता है, और इस बार डायग्राम के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, खाली लंबाई का ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट बार डायग्राम में, जैसे ये तो सिंपल बार डायग्राम है, अगर आप चाहो तो दो को कंपेयर करके ऐसे भी बना सकते हो, इसके साथ इसके कंपैरिजन में, कि पिछले साल और अब साल में क्या अंतर है, ऐसे। तो वो अलग से कॉम्प्लेक्स बार डायग्राम हो जाएगा। ईयर लिख देंगे कि ओनियन है वो लास्ट ईयर प्राइस क्या था, अब इस साल प्राइस क्या है। तो जैसे ब्लैक कलर वाला ग्राफ है, उसको बोल देंगे कि इस साल वाला प्राइस क्या है, ग्रीन कलर का ग्राफ बना देंगे, बोलेंगे पिछले साल वाला प्राइस है, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा ना। उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बार डायग्राम। उतना अपने को नहीं जाना है। फिर एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम। अब ये जो पाई डायग्राम है, उस पाई डायग्राम का मीनिंग क्या है? पाई डायग्राम का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एंगल्स। फ्रीक्वेंसी को एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर सर्कल बना करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड इन सर्कल। सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हुआ हमारे पास में पाई डायग्राम के बारे में। तो इतनी बात हो जाती है अपनी। जैसे अब मान लो मैं आपको बताऊं कि ब्लड ग्रुप है, एक एग्जांपल लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप,
ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। और कितने कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 5 का ब्लड ग्रुप ए है, 20 का बी है, 10 का ए बी है और 15 का ओ है। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको कहा जाएगा कि इनको रिप्रेजेंट करो, तो पहले तो आप क्या करो, इनको डिग्री में कन्वर्ट करो। जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पे डिग्री देखो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। पचास में से 5 का ब्लड ग्रुप है ए, तो 360 में से कितनों का होगा? 36 डिग्री। समझिए बात को, परसेंटेज भी ऐसे ही निकालते हैं ना, जो टोटल प्राइस है उससे डिवाइड करते हैं अपन, जो प्राइस रखते हैं उसको, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 50 में से 20 बच्चों का ब्लड ग्रुप बी है, 50 में से 20 का, तो एक का एक में से निकल आएगा, तो 360 में से कितनों का है? ये 144 डिग्री का ग्राफ आएगा, एंगल आएगा, सॉरी। ऐसे ही आप ये कर सकते हो 72 डिग्री, और ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो। तो ये हुआ अपने पास में, और इनका टोटल 360 भी आना चाहिए, ये भी बात है। अब आप इनको एक काम करो, इनको ना एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दो। तो ऐसे सर्कल बना लिया, और सर्कल के अंदर एक आता है 36 डिग्री का, तो ये लेट से 36 डिग्री है, ये ए ब्लड ग्रुप वालों का है। फिर उसके बाद में ये लेट से आता है 144 डिग्री का, ये बी ब्लड ग्रुप वालों का है। ये आता है लेट से 108 डिग्री, ये ए बी वालों, ओ वालों का है। और ये आ जाएगा आपका बचा हुआ 72 डिग्री, ये ए बी का है। तो इसको अपन कहते हैं पाई डायग्राम। समझ में आया? अब इनको चाहे तो अलग अलग शेड से कवर कर सकते हो, ऐसे 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 करके, वो अलग बात है। नेक्स्ट एक आता है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम मतलब पिक्चर्स का यूज किया जाता है। पिक्चर्स, ग्राफ में पिक्चर्स को, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक तालाब के अंदर मछलियों की संख्या है, छोटा तालाब है, उसमें मछलियों की संख्या है, जनवरी में कितनी है, फरवरी में कितनी है, मार्च में कितनी है, और ये मछलियों की संख्या मान लो 10 है, 20 है, 25 है, ऐसे करके। तो क्या करना होगा, जैसे मान लो जनवरी के अंदर 15 मछलियां हैं, तो 15 जो हाइट आएगी 10 और 20 के बीच में वाई एक्सिस पे, लेट से यहां तक आती है, तो आपको ऐसे छोटी छोटी मछलियों के डायग्राम बनाने हैं इसमें। ऐसे ऐसे करके। फरवरी के अंदर मान लो 20 मछलियां होंगी, तो 20 मछलियों की हाइट है, वहां तक के डायग्राम बनाने हैं। मार्च के अंदर मान लीजिए और थोड़ी कम हो गई, ज्यादा हो गई, जितनी भी है, जैसे भी है, उसके अनुसार आपको पिक्चर बनानी है। तो इसे हम कहते हैं पिक्टोग्राम।
और अब लास्ट एक और ग्राफ बताता हूं, इसे कहते हैं कार्टोग्राम। कार्टोग्राम, कार्टोग्राम के अंदर कार्टून बनाते हैं, कार्टून्स। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ दिखानी है तो इस तरफ पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाएंगे अपन। जैसे स्टार्टिंग के अंदर पॉपुलेशन छोटी थी तो ऐसे कार्टून बना दिया, फिर थोड़ी सी बड़ी पॉपुलेशन हो गई, फिर उसके बाद में और बड़ी पॉपुलेशन हो गई। आपको ऐसा कुछ पूछने वाले तो है नहीं, बट चलो बता देता हूं मैं, और नाम से कुछ आ जाए तो आपको जरूर। तो ये हुआ अपने पास में एक काम कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मीन मोड मीडियन वाला पार्ट समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई।